हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पॉइंट पर। मैं इंजीनियर आनंद राज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का रिवीजन कोर्स, जो पूर्णतः बिहार बोर्ड पे आधारित है। तो मैं यहाँ पे आपके मैथ और साइंस दोनों चीज़ का क्रैश कोर्स करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपका मैथ का क्रैश कोर्स करवा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो मैथ का ही है। तो फ्रेंड, जो हम लोग चालू करेंगे, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मॉडल पेपर, उसी का सेट हम लोग लगवाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो फ्रेंड्स, चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ का मॉडल सेट वन, जो संभवतः आप सभी लोगों के पास मौजूद होगा। तो मॉडल सेट वन का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम जो हो आपका होगा मैथ का, वो मैथ का एग्ज़ाम आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। कितना होगा? टोटल 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव के होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपका जो पेपर आएगा वो पेपर डिवाइड रहेगा खंड, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए आपका पूरा का पूरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा 100 और उसमें से आपको जवाब देना है 50 क्वेश्चंस का। सेक्शन बी में 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका शॉर्ट, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग का टारगेट बस इतना है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स वी गेम हमें लाना कितना है? 90 प्लस। ये हम लोग का टारगेट है और उम्मीद करता हूं कि ये टारगेट हम आप लोग का अवश्य पूरा करेंगे। तो इस दिए हुए ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन में से मात्र हमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सेक्शन बी में 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें लघु उत्तरीय 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो 50 मार्क्स यहाँ से हो गया, शॉर्ट हो गया 30, रिमेनिंग जो हो गया आपका 20, वो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, जिसमें से आपको जवाब देना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 8 और जवाब देना होगा इसमें से आपको 4 क्वेश्चन का है। तो वो बाद में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन हमको इजी वे में 50 मार्क्स दिला सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट वन मॉडल पेपर का सेट वन मैथ का क्वेश्चन।
ये मॉडल सेट आप सभी लोगों के पास होगा ही। तो इसमें मॉडल सेट 1 निकालिए और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या संयुक्त संख्या है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। 1 ऑप्शन बी दिया हुआ है, 2 ऑप्शन सी दिया हुआ है, 3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, संयुक्त संख्या क्या पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। अब संयुक्त संख्या कहते किसे हैं, तो जब तक हम संयुक्त संख्या के बारे में जानेंगे नहीं, इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो संयुक्त संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 प्राइम नंबर या 2 आभाज्य संख्या का गुणनफल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। जिसे कि हम लोग फैक्टर कर पाए वो क्या कर पाए कहलाएगा संयुक्त संख्या। जैसे 1 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये संयुक्त संख्या नहीं होगा। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी संयुक्त संख्या नहीं होगा। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी संयुक्त संख्या नहीं होगा। अब बचा 4। 4 क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 2:2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 प्राइम नंबर्स मिल करके 4 का निर्माण किया है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, बात समझ में आया। क्वेश्चन 2 कह रहा है पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है। तो आप तो जानते होंगे कि पाई क्या है, एक वो परिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 2 संख्याओं का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका √3/12, √3/12। ऑप्शन बी दिया हुआ है 2/10। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7/7 और ऑप्शन डी दिया हुआ है √2 × 2। तो इसमें हम करके देखेंगे। ऑप्शन ए को चेक करेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 1/4, 1/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा 1/2। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 2/10 ये क्या हो गया, 1/5 आ गया। ये √1 तो क्या आ गया, 1 आ गया। और ये √2 × 2 कितना आ गया, 2। तो क्या देखते हैं, ये और ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं के लोसो तथा मोसो बराबर हैं तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्या के लोसो तथा मोसो बराबर हैं तो संख्याएं हैं, तो संख्या क्या है, संख्याएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अभाज्य बराबर सहभाज्य डी संयुक्त। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अभाज्य, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी
सहअभाज्य और ऑप्शन डी संयोग। क्वेश्चन को पहले आप लोग ठीक से देखें। क्या कर रहा है, दो संख्या के लोसो तथा मोसो बराबर हैं, तो संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही हमें काम करना है। तो हम जानते हैं इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, हम लोग क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लोसो गुना मोसो, यही होगा ना। अब लोसो गुना मोसो है मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि अगर लोसो अक्स है और मोसो भी क्या होगा, इसका अक्स स्क्वायर होगा, मीन्स दो संख्या क्या होगा। जब हम इसका करेंगे तो एक मान आएगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दोनों संख्या आपस में क्या होगा, अभाज्य। कोई भी एक दो अभाज्य संख्या को लीजिए, वो स्क्वायर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, अक्स गुना अक्स। अब अक्स स्क्वायर को जब हम करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो आंसर क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझ में आया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं के लोसो तथा मोसो आपस में बराबर है। तो किसी भी दो संख्याओं का लोसो और मोसो तभी बराबर हो सकता है जब वो दोनों संख्या क्या हो, आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो उसी संख्या का लोसो और मोसो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में हम ले लिए दो संख्या 7 और 7, तो इसका एलसीएम भी 7 होगा और एचसीएफ भी क्या होगा, 7 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 0.29 0.29 किसके बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो रैंकिंग बतलाता है, ये क्या चीज को बतलाता है, आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, रैंकिंग जब हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.292929। इसे हम अनंत तक लिख सकते हैं। क्यों, रैंकिंग का मतलब ही होता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से बनाने जाएं तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे, क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0.29 पे कितना रैंकिंग है, ये रैंकिंग दिया हुआ है, तो हम दशमलव को देखेंगे। दशमलव को देखने पर देखेंगे कितना अंक पे ये रैंकिंग है, तो हम क्या करेंगे 29। और रैंकिंग वाले में जब दशमलव को हम हटाते हैं तो कितने अंक पे रैंकिंग है, तो कितना हो जाएगा, 2 अंक पे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 99। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि 0.01 अगर सिंपल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दशमलव के साथ रैंकिंग दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों पर रैंकिंग किया हुआ है। जितने अंकों पे रैंकिंग किया हुआ है उसको हटा करके उतना 9 हम नीचे में ऐड कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपके आंसर दिया हुआ है कितना, 29/99। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/4
और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 0। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग भी इसका जवाब जानते होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरह हुआ। तो क्या करेंगे, आप लोग को साइन 60 का मान याद होगा। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 अब कितना स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 1/3/4। इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 1/4। जब इनका घटाव करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो आ गया कितना मेरा ऑप्शन सी। बहुत बच्चे को ये समस्या रहती है कि उसको ये याद नहीं रहता है साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि एंगल का मान कैसे हम लोग निकालते हैं। त्रिकोणमिति की यह 6 रेशियो की बात करता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्या मान रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको याद रखने के लिए हम लोग सिंपल सा एक फंडा याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। 0 के लिए हम लिखेंगे 0/4, 30 के लिए लिखेंगे 1/4, 45 के लिए लिखेंगे 2/4 और 60 के लिए लिखेंगे 3/4 और 90 के लिए लिखेंगे 4/4। बस ये ट्रिक आपको सिर्फ याद रखना है और जिसे ये याद होगा अब हम इस सभी 6 रेशियो का जवाब दे सकते हैं। अब पहले क्या होता है, साइन होता है। तो ये आप बताइए 0/4 का वर्गमूल कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या लिख देंगे, साइन 0 का मान 0। अब 1/4 का वर्गमूल कितना आएगा, कितना आएगा 1/2। 2/4 का कितना आ जाएगा वर्गमूल 1/√2। सिमिलरली साइन 60 का मान निकालेंगे, √3/4 का मान कितना हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं आप किस तरह हमें साइन के सभी एंगल का मान पता चल गया। 0 के लिए 0, 30 के लिए √2, 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 के लिए 1। अब हमें क्या करना है, कॉस का मान निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस छोर को पकड़ करके हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे 1√3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, फिर 0 आ गया। कॉस का भी सभी मान आ गया। कॉस 0 का मान कॉस 3 का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। अब आते हैं 10 का मान निकालने के लिए। तो आपको पता होगा कि 10 बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस जब हम करेंगे 0/1 कितना हो जाएगा 0 होगा। 1/2 भागा √3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1/√3। अब इस दोनों समान है, इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से आ जाएगा √3/2 डिवाइड 1/2, 2 कैंसिल होगा, कितना मान आ जाएगा √3 आएगा। 1/0, 1/0 क्या होता है, कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता। अगर वो हर 0 हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, वो परिभाषित हो जाता है। इसी कारण बहुत सारे बुक में लिखा हुआ रहता है, या तो इन्फिनिटिव लिखा हुआ रहता है या क्या लिखा हुआ रहता है वो परिभाषित। वो परिभाषित मतलब ये डिफिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जिसका कि डिनोमिनेटर क्या हो 0। इसलिए हम लोग या तो इसको इन्फिनिटिव बोल देते हैं या तो वो परिभाषित बोल देते हैं। अब सिमिलर करना है, जिस प्रकार साइन का उल्टा कॉस होता था उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होगा कॉट होगा। तो हम लोग इसको पकड़ करके क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव
√3 1 और सॉरी कुछ मिस किया, इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 और 0, ये आ गया। अब आइए सेक पे। सेक बराबर आप क्या जानते हैं? सेक बराबर जानते हैं 1/cos। ये लोग आप लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, ये इतना फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा। सेक बराबर क्या होता है? 1/cos। तो इसको क्या करना है? सभी को उल्टा करके लिख देना है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का मान √2, 1/2 का मान 2 और 0 क्या हो जाएगा? अब फिर से बताइए, 0 क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो परिभाषित हो जाएगा, वो परिभाषित, या क्या बोल सकते हैं? इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। चलिए, अब जब सेक का मान आ गया आपका, तो आप कोसेक का मान लिख सकते हैं। इसे भी क्या कर सकते हैं? जस्ट उल्टा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान? बताइए। यहाँ पे हो जाएगा वो परिभाषित, इसको उल्टा करिए, वो परिभाषित हो जाएगा। फिर 2√2 2/√3, फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। शायद आप लोग को समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सा चीज है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार हुआ ये। उसके बाद साइन का जैसे ही आपका पता चलेगा, साइन का करने के बाद कॉस मालूम कर सकते हैं, टेन मालूम कर सकते हैं, कॉट मालूम कर सकते हैं, सेक और कॉसेक। अगर इनकेस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। इनकेस एग्जाम हॉल में भूल गए तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में छोड़ करके आना है, बस हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हम लोग का टारगेट यही है। तो हमको सिर्फ कहाँ पे चले जाना है? इस चीज पे चले आना है। अगर हम एक का मान निकाल लेते हैं, दूसरा का मान निकाल लेंगे। अगर ये दोनों का मान निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। अगर ये मान निकल गया तो ये इसे मालूम कर सकते हैं। जब इतना मालूम हो गया तो फिर सेक मालूम कर सकते हैं और कॉसेक मालूम कर सकते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे या आप लोग को मालूम भी होगा, ठीक है। बस एक तरीका बताएं कि इसे किस प्रकार हम लोग मालूम कर सकते हैं। मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? प्रसार शांत है। क्वेश्चन फर्स्ट ये हो गया। ऑप्शन क्या है? 7/40। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? 5/21। और ऑप्शन सी क्या है? 23/196। ऑप्शन डी क्या है? 31/121। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत और अशांत के बारे में आप लोग को कुछ आइडिया होगा, जानते ही होंगे। फिर भी हम बता देते हैं। शांत क्या होता है? वैसा भी जिसे हम लोग डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर या शेषफल क्या आता हो? 0 आता हो। और अशांत क्या होता है? जैसे में ले लीजिए 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं।
इसके आगे ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, इसके आगे नहीं जाता, इस कारण ये क्या कहलाया, शांत कहलाया। अशांत, अशांत क्या होगा, जो जिसकी कोई सीमा नहीं हो, वो आप भाग देते जाइएगा और वो डिवाइड होते जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 1/3, 1/3 कितना आएगा, 0.3333। ये तब तक आएगा जब तक आप भाग देते रहिएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और जिसे भाग देने पर अंततः उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ये बोल सकते हैं। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। और अशांत किसको बोलते हैं, जिसका कि टर्मिनेट कभी नहीं हो, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत। ये अशांत है और ये शांत है। बात समझ में आ गया क्यों अशांत और शांत है, क्योंकि ये बेचारा यहाँ पे आकर के शांत हो गया और ये कभी शांत होगा ही नहीं। जब तक जिंदगी है आप भाग देते रहिएगा, ये आपको अशांत किए हुए रहेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है अशांत। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। चीजों को समझ गए, अब बच्चे क्या करने लगेंगे, सभी में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। नियम भी वही करता है, क्या करना है, सबको डिवाइड करके देखेंगे किसका डिवीजन शांत आ रहा है और किसका डिवीजन अशांत आ रहा है। तो इसका वो तो सब जानते होंगे, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा। तो एक चीज आपकी है ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह शांत करना है। हम क्या करेंगे, पहले जितने भी रेशियो है, जितने भी परिमेय संख्या है, सभी को सिंपल रूप में लाना है। अगर सिंपल रूप में है तो उसे सिंपल रूप में रहने देंगे। अब डिनोमिनेटर को तोड़ देना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब 40। 40 कैसे पूरा लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 21 कैसे आएगा, 3 गुना 7। 196 कैसे आएगा बताइए, 14 गुना 14 ये लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं 2 गुना 7, 2 गुना 7। 21 को 11 गुना 11। तो मेरा एक चीज याद रखिएगा नोट में, कैसे हम लोग बताएंगे शांत है या अशांत। अगर किसी के हर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको दिया हुआ रहे कि शांत है या अशांत, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। भाग देने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो हम लोग सभी का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे और देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है और इसके अलावा कोई अंक नहीं आ रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, तुम्हारा शांत कहलाएगा। इसके अलावा अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है, तो वो संख्या क्या कहला जाएगा, वो शांत कहलाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर लिख लीजिए, अगर किसी भिन्न के हर में 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या और कोई अंक आता है, तो वह संख्या अशांत संख्या, वह संख्या अशांत व भिन्न अशांत भिन्न होगा, अशांत भिन्न होगा। बात समझ में आया। जैसे इसको देखिए, इसका फैक्टराइज कितना है, 2 2 2 और 5। इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 या 7। इसमें 2 और 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा, अशांत। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अशांत हो गया। ठीक है, इसमें भी देखिए 2 आया है, लेकिन 2 के अलावा भी क्या आया है, 7 आया, इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो है ही नहीं, कोई और संख्या है 11 और 11, तो ये भी संख्या क्या होगा, अशांत
हो जाएगा। बात समझ में आया? हमें चेक क्या करना है, सिर्फ हर को तोड़ करके उसका फैक्टर करके निकालेंगे और उसे तोड़ करके देखेंगे। अगर संख्या में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो वही संख्या तुम्हारा शांत संख्या होगा। और अगर किसी संख्या में, किसी के हर में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक करके भी देख सकते हैं। 21 से 5 में डिवाइड दीजिए, 21 से 5 में डिवाइड दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.0। 21 दूनी 42, 8 क्या हो जाएगा 0। 21 दिया 63, 10 में 3 गया 7, फिर 21 दिया 63 आ गया। देखिए भाग देते रहेंगे, 7 से असफल बचते रहेगा तो ये क्या हो गया, वो शांत हो गया। और इसको हम लोग चेक करेंगे तो इसको देखिए 40 में 7 से भाग दीजिए तो भाग दीजिए क्या हो जाएगा 0.1। 0 7 में 4 गया 3। 30 में फिर किससे भाग देंगे, 40 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40 पंचे 40 पंचे आ जाएगा 7, 7 बार में डिवाइड होगा 280, फिर 20 में आ जाएगा 0, 40 पंचे 200। देखिए ये इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। और हमसे पूछ ही रहा था कि कौन सी संख्या प्रसार शांत है। तो बस शॉर्ट मेथड में हमें बनाना है, इतना लंबा हमें करके नहीं देखना है। आप सभी को भाग दीजिएगा। मान लीजिए आपको पहले ऑप्शन मिल गया तब तो आसान है, नहीं तो 3 को चेक करने के बाद चौथा आपका आंसर आएगा। तो इसलिए इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को तोड़ेंगे। डिनोमिनेटर को तोड़ने के बाद अगर देखेंगे उसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है तो वही संख्या शांत होगा। और जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रहा है, जैसे इसमें 3 और 7 आया, जो 2 और 5 के अलावा है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। ये भी संख्या क्या हो गया, वो शांत हो गया। सिमिलरली ये भी संख्या वो शांत हो गया, ठीक है। मिटा देते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार और शांत है। देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है कि इस बार पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार ओ शांत है, यही है। तो क्या है ऑप्शन 5/8, ऑप्शन बी क्या है 6/15, ऑप्शन सी क्या है 19/512 और ऑप्शन डी क्या है 21/343। क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। उसके पहले क्वेश्चन पे पूछा था क्या, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। इस बार क्या पूछ रहा है, कौन सा दशमलव प्रसार वो शांत है। 100% फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको इससे रहेगा ही, शांत है या अशांत है। ये क्वेश्चन 100% हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। और यहाँ से आपको इजी वे में 1 या 2 नंबर मिल सकता है। तो इसे बहुत जो हम बताए हैं बस उसको ध्यान में रखना है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो अगर आपको भाग देने में आसान लगता है तो भाग दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब आइएगा 19/512 कितना लंबा भाग देना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका जो हम बताएं, हम क्या करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर को, सभी के हर को चेक करेंगे। तो इसका 8 है तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, पहले तो इसे काट दीजिए, कट रहा है तो 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या हो गया 2/5। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 आ गया। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम इसे भी तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना
दो, 2 पे पावर 8 होता है 512, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, मतलब सिर्फ इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या हो जाएगा? ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 दूनी 512। क्या पूछ रहा है? वो शांत पूछ रहा है ना। ठीक है, 512 को तोड़ करके देखिए आप लोग पहले। 2 में 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यही होगा। फिर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 512 इतना कितना आएगा आपका? 256, और 256 के आगे जब 2 गुना करेंगे तो 512। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? सिर्फ 2 और 2 आया, बचा ये 343। 343 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 11 गुना 13। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में भी सिर्फ कितना आया? 2 आया है। इसके डिनोमिनेटर में भी सिर्फ क्या आया? 5 आया है। इसके डिनोमिनेटर में भी सिर्फ क्या आया? 2 आया है। सिर्फ ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई अंक है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा ये, क्योंकि हम इसके पहले ही आपको लिखा है कि अगर किसी भिन्न के हर में 2 या 5 के अलावा और कोई अंक आता है तो वह भिन्न क्या कहलाएगा? अशांत भिन्न होगा, या वह प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत प्रसार कहलाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या? ये आप कर सकते हैं, इसे कर लीजिएगा, इसे बताने इसका कोई फायदा नहीं है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 130 बराबर क्या दिया हुआ है? यदि 130 बराबर दिया हुआ है 15 गुना 8 प्लस 10, क्या दिया हुआ है? यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मोसो जो बता रहा है ये दिया हुआ है, तथा मोसो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? मोसो जो दिया हुआ है 130 और 15 का बराबर है मोसो अक्स और वाई का। तो ये पूछ रहा है तो अक्स और वाई का बराबर क्या होगा? तो अक्स बराबर वाई बराबर क्या आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 15 10, बी दिया हुआ है 8 10, सी दिया हुआ है आपको 15 8, और डी क्या दिया हुआ है? 130 और 8 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 130 बराबर, इसे देखिए क्या हुआ है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पर। ये हमको दिया हुआ है। मतलब अब जब हम किसी भी संख्या का मोसो निकालते हैं तो क्या करते हैं? छोटी संख्या को लेकर के बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और ये क्रिया दोहराते रहते हैं, और तब तक दोहराते हैं जब तक कि उसका शेषफल क्या हो? 0 ना आ जाए। और जिस भाजक पे शेषफल 0 होता है वही हमारा क्या कहला जाता है? मोसो कहलाता है। तो यहाँ जो 130 और 15 क्या दिया हुआ है? 130 और 15 क्या दिया हुआ है का मोसो निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? 10। तो हम अगर इसका मोसो निकालेंगे 130 और 15 का, तो क्या करेंगे? 15 से 130 में डिवाइड करेंगे, 15 8 20 से, यही आपको लिख दिया है। क्या हो जाएगा? 0, 3 में 2 गया 1 हो गया। अब 10 से फिर किस में डिवाइड करेंगे? 15 से। तो 15 में जब डिवाइड करेंगे तो अब जब ये 10 से 15 में डिवाइड किए तो क्या आया? एक बार में गया, क्या आ गया? 5 कट गया। फिर 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 5 दूनी 10। तो हम देख रहे हैं कि इसका मोसो कितना आया? 130 और
15 का मोसो कितना आया, इसका मोसो आ गया आपका क्या आया 5। अब आपको ये देखना है कि किस संख्या का मोसो 5 आएगा। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। 15 और 10 देख रहे हैं, यहीं पे टर्म आ गया। 10 से हम लोग क्या किए, 15 में भाग दिया और लास्टली क्या पहुंचे हैं, डिवाइड हो गया और मोसो क्या आया 5 आया। तो हमको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। इसका जब आप निकालिएगा तो इसका मोसो आएगा 8 में 10 से भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा 2, 2 से फिर 8 में भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इसका मोसो आएगा कितना आएगा 2। इसका जब दीजिएगा तो क्या आएगा, 15 में 8 दीजिएगा तो 15 में 8 गया 7, 7 दूनी 14, 14 में फिर 1 दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा। फिर 130 8 इसी तरह। तो मुझे जब पहला आंसर ही मिल गया तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रूट 100। क्वेश्चन नंबर क्या है, याद रखिएगा, आप लोग भी मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रूट 125 का परिमेयीकरण गुणांक कितना होगा। परिमेयीकरण गुणांक है, क्या है इसका परिमेयीकरण गुणांक है। ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है √2, ऑप्शन बी दिया हुआ है √3, ऑप्शन सी दिया हुआ है √5 और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 5√5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेयीकरण गुणांक। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। 125 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 125 को जब तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 2 5 से क्या हुआ, 1 5 बाहर और रूट अंदर 1 रह गया, तो क्या हो गया 5√5। तो हमसे यही पूछ रहा है कि परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो 5 मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और √5 क्या हो गया, वो परिमेय संख्या। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि परिमेयीकरण गुणांक क्या है। तो इस 5 का जो गुणांक होगा, यह 5 का जो गुणांक होगा, 5 के साथ क्या गुणांक है √5 है, इसलिए इसमें √5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा युग्म, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सहअभाज्य है। कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो कौन सा युग्म सहअभाज्य दिया हुआ है आपको 9 16, ऑप्शन बी दिया हुआ है 15 20, ऑप्शन सी दिया हुआ है 21 84 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 13 65। क्या दिया हुआ है 13 65। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि कौन सा युग्म सहअभाज्य, क्या पूछ रहा है सहअभाज्य है, कौन सा युग्म। तो सहअभाज्य चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी युग्म दिया हुआ है उन सभी का मोसो निकालेंगे। क्या करेंगे, सभी का क्या करेंगे, सभी का मोसो निकालेंगे। ठीक है, सभी का मोसो निकालेंगे। अब जिसका मोसो क्या हो, अब जिसका मोसो 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, वही युग्म सहअभाज्य कहलाएगा। अब आप खुद चेक करके बताइए किसमें किसका मोसो 1 आएगा।
चलिए ये तो खत्म हो गया। ये दोनों 21 और 84 का मोसो कितना आएगा? 21 आएगा क्योंकि 21 गुना 4 84। 13 और 65 का मोसो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। एचसीएफ आ गया, सॉरी। अब 9 और 16 का ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मोसो कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बात समझ में आया कि शाहबाज के लिए हमें क्या करना है? दिए युग्म का मोसो निकालना है। अगर मोसो का मान 1 आ गया, जिस युग्म का मोसो का मान 1 आ गया, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन तो आप ही जानते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है? रैखिक बहुपद में क्वेश्चन कह रहा है रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है? 3 2 1 0। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? 0। अब आपको बतलाना है कि रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी है। बताइए कितना होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग को आता भी होगा। क्या कर रहा है? रैखिक बहुपद। तो कोई भी रैखिक बहुपद क्या होता है? अगर बात रैखिक बहुपद की होगी तो रैखिक बहुपद हम लोग कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी। ये हम लोग का क्या हो गया? रैखिक बहुपद। अब इसको क्या बोल रहा है? शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। अब इस रैखिक बहुपद का हमको क्या पूछ रहा है? शून्यक पूछ रहा है। तो ax प्लस बी के बराबर क्या करेंगे? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। यही होगा ना। तो x का कितना मान आ रहा है? 1 मान आ रहा है। इसलिए हमेशा रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी है, तो आप क्या करिएगा? रैखिक समीकरण को किसके बराबर करिएगा? 0 के बराबर। और रैखिक समीकरण आप जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें x का पावर क्या हो? 1 हो, वही समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर x का पावर 2 3 या 1 के अलावा कुछ भी हो तो बस बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ax प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस बी। मतलब इस एक मान के लिए ये रैखिक बहुपद क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि क्या कह रहा है? कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा द्विघात बहुपद? क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और जवाब देने का कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू? बताइए। ax² प्लस bx प्लस c। यही मेरा क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया।
अब हमको ये क्या करना है, शून्यक करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है मतलब अक्स का 2 मान आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना पावर है, 2 है। तो ये जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो अक्स का 2 मान आएगा, वही 2 मान हमको दिया हुआ है -4 और 7। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो कहे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसमें मान लेंगे पहला बहुपद अल्फा, अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है -4 और बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7। तो आप लोग जानते हैं कि जब दो बहुपद दिया हुआ हो, दो बहुपद मालूम हो तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, अक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा अक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही होता है जी। तो अब आप हमें बताइए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा -28। इसमें बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस 3x -28। 0 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, बहुपद। अगर समीकरण पूछता तब हम लोग क्या करते, 0 के बराबर करते। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 7 चौके -20। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -3x -8, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।